आज के एपिसोड में हम जाएंगे दार एस सलाम के जूलियस नायरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके युगांडा के एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिर वहां से कैब लेके जाएंगे युगांडा की कैपिटल कंपाला में, जहां के सिटी सेंटर में हम विजिट करने वाले हैं एक स्वामी नारायण टेम्पल। तो राइट नाउ मैं हूँ जूलियस नायरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि है यहाँ तंजानिया में दार एस सलाम में, जो कैपिटल तो दोमा में है, बट दार एस सलाम सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और यहाँ से मैं फ्लाइट ले रहा हूँ एंटेबे युगांडा के जो किलिमंजारो एयरपोर्ट से होकर के जाएगी। और मैं यहाँ पर जब आया वाज वेरी सरप्राइज, भाई बहुत बेसिक एयरपोर्ट है, एस्केलेटर्स काम नहीं कर रहे, कोई स्टाफ नहीं गाइड करने का, इतना मतलब लाउंज नहीं है भाई यहाँ पर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऑलमोस्ट कैपिटल है, मतलब सबसे बड़ी सिटी है ये, उसका एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल है बट लाउंज तक नहीं है। स्टाफ को भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 बार सिक्योरिटी चेक, मतलब लोग नहीं यहाँ पे फ्लाई करने वाले, 4 बार तो उन्होंने पूरा जूते तक उतरवा लिए। मैं फ्रस्ट्रेटेड था बहुत, और मुझे वो भी नहीं मिल रहा था कि भाई कौन से गेट से फ्लाइट जानी है। कहीं कहीं गेट का अनाउंसमेंट नहीं है कि हमारी फ्लाइट कहाँ से जाएगी। और एयर तंजानिया जो नेशनल कंपनी है, मतलब फ्लैग कैरियर है, उसकी फ्लाइट है, कोई नहीं है गाइड करने वाला। तो ये भाई मुझको मिले, मैंने इनसे पूछा कि एंटेबे की फ्लाइट भाई यहीं पे जाएगी ना, यहीं पे बैठूं मैं, यहीं पे वेट करूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई यहीं से ही जाएगी। ठीक है, तो मैं इनसे बात करने लग गया। ये है DRC से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और जब इनकी बात सुनोगे ना आप, तो आपको लगेगा भाई मैं क्या ही कंप्लेन कर रहा था इतनी देर से कि ये चीज काम नहीं कर रही है, ऐसे हो रहा है। तो ये भाई लुबुम्बाशी में रहते हैं, अपने घर गए हुए थे। लुबुम्बाशी से जहाँ ये काम करते हैं वो डोको नाम की जगह है, जहाँ पे बहुत सारा गोल्ड मिलता है। ये गोल्ड माइन में ही काम करते हैं, मेटलर्जिस्ट है ये। और इन्होंने ये भी बताया इनकी सैलरी केवल $1000 है। ये फ्रेंच स्पीकिंग नेशन में इंग्लिश बोलते हैं बहुत बढ़िया, तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे होंगे। इनको जाना था अपने वर्क प्लेस पे, यानी कि डोको वापस। उसका जो बता रहे हैं लैंड का डिस्टेंस था वो 1800 किलोमीटर है केवल, विच इज स्टिल अ लॉट, बट 1800 है। और पता है कैसे जा रहे हैं? ये कल चले थे लुबुम्बाशी के एयरपोर्ट से, और यहाँ पर 6 बजे शाम को वहां से चल के 8 बजे पहुंचे थे। बाहर गए, वीजा नहीं चाहिए होता इनको, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में कोई वीजा की जरूरत नहीं आपस में। तो बाहर गए, एयरपोर्ट पे होटल लिया, फिर होटल से वापस आए, यहाँ पे फ्लाइट ले रहे मेरे साथ। यहाँ से जाएंगे किलिमंजारो तंजानिया के नॉर्थ में, फिर वहां से एंटेबे युगांडा वहां जाएंगे, फिर युगांडा से एक और फ्लाइट लेंगे डोको DRC में वापस आने के लिए। और पता है इनका टोटल ये कब पहुंचेंगे? कल शाम को 6 बजे चले थे, आज शाम को 6 के बाद पहुंचेंगे, मतलब 24 घंटे तो फ्लाई करेंगे। 3 कंट्री से पूरा गोल घूम के जाएंगे। मैंने पूछा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, तो बड़ा अजीब है। तो बता रहे हैं कि अगर मैं लैंड से जाता तो मेरे को 4 दिन लग जाते। 4 दिन मतलब आप सोच रहे हो, 4 दिन दिल्ली से बॉम्बे 12 घंटे में, 14 घंटे में, 18 घंटे में कर लेते हैं कवर ट्रेन से, है ना। ये जा ही नहीं सकते, बोल रहे कि रोडें इतनी खराब है, मैं एक स्ट्रेच में तो मुझे बस भी नहीं मिलेगी वहां तक की, मुझे कई जगह रुक के जाना पड़ेगा, और मुझे 4 हो सकता है ज्यादा दिन भी लग जाए। तो भाई ये भी हालत है लोगों की, ये अफ्रीका की reality. How often do you have to do this? Like when do you get an opportunity to go back home? Each 2 months. Every 2 months you get the opportunity to go back home. So you travel the whole distance back again. तो सोचो भाई 3 कंट्रीज से होकर के गुजरना पड़ता है अपनी ही कंट्री में जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह। ये हालत है भाई DRC कॉन्गो की। What's your good name by the way? Sorry? What's your good name? I didn't ask your name. What's your name? Eriche. Yes. Erike. Yes. Erike. Okay. तो भाई ये Erike है, and जबरदस्त भैया लोगों की कहानी है। दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, and life is tough भाई। अफ्रीका में life is very tough, but I like the spirit. You are always smiling, and यहाँ पे पता है मैं चाइनीज लोग बैठे हुए हैं, वो लोग एंटेबे जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में चाइनीज लोग बिजनेसेस रन करते हैं, और चाइनीज बिजनेसेस चाइनीज लोगों को ही एज अ एम्प्लॉय लेकर के आते हैं, और उनको उन्हीं की मतलब हाउसिंग वगैरह बनाते हैं, वहाँ खाना मिल रहा है, रह रहे हैं आपस में, चाइनीज में ही बात कर रहे हैं। मतलब वो यहाँ रह करके यहाँ की लोकल तो छोड़ दो, भाषा अंग्रेजी भी सीख नहीं पा रहे, बोल नहीं। मतलब एयरपोर्ट पे मैं देख रहा हूँ भाई, जो इमिग्रेशन ऑफिशियल है ना, उनको समझा नहीं पा रहे कि उन्हें जाना कहाँ है, क्योंकि उन्हें तो चाइनीज नहीं आती ऑब्वियसली, जो इमिग्रेशन बैठे हैं, और इनको इंग्लिश नहीं आती। और यहाँ ये बंदा है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से है, एंड ही स्पीक्स very good English. I'm really impressed that you're from French speaking country and you could learn English, and he's working in mine as geologist. So how is it like life in Doko? Good? Yes. Doko is good. विशेष की यहाँ पे $1000 की सैलरी मिलती है, और मतलब अगर आपको ढंग से रहना है ना रियली, तो आपके $3000 डोको में लग जाएंगे आराम से। मतलब एक्सपेंसिव है, और ये मुझे समझ में नहीं आता भाई। अफ्रीका में ना वैसे गरीब देश है, बट सब कुछ बहुत महंगा है भाई, सब कुछ बहुत महंगा है। ये कह रहे हैं इनको तो मतलब इनकी कंपनी एकोमोडेशन देती है, फूड देती है, तो इनको इतनी कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बच जाता है।
And your family lives in Lubumbashi. 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 Okay. So how many people do you have in your family? I have two. Huh? Two. Two. Your wife and your children. children. And one child. Okay. फिर ये अच्छी चीज़ है, छोटी है फैमिली भाई की। नहीं तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जिनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। कई लोग तो शादियाँ भी बड़ी सारी करते हैं तो फिर उस केस में थोड़ी चीज़ें और भी मुश्किल हो जाती हैं। तो भाई देख लो, ये ऐसी जिंदगी है अफ्रीका में। अफ्रीका की सदर्न अफ्रीका में बोलूँगा, सबसे सदर्न और ईस्ट अफ्रीका बोलना चाहिए, सबसे डेवलप्ड कंट्री है तंजानिया। उसकी हालत भी खराब है, और जो भाई सिविल वॉर चल रही है या जहाँ और तरह की दिक्कतें हैं, वहाँ तो भाई लाइफ बहुत ही हार्ड है। यू कैन नॉट मूव टू तंजानिया, लाइक यू कैन नॉट फाइंड वर्क इन तंजानिया इफ यू फाइंड If I fell, I can. But Congo is very rich in minerals, right? A lot of different minerals, every kind of mine there. So more work Yes. there, right? Mining, Yes. since your work is mining, so more Mining. work for you. तो भाई ऐसे ही है, लोग फंसे हुए हैं अपनी जहाँ पे भी हैं, जीवन यापन वहीं पे करना पड़ता है। यही है कि आप उस हार्डशिप से भी ना कुछ सीखते हो, लोगों की लाइफ से कुछ सीखते हो, और इतना सब कुछ गो थ्रू करने के बाद भी ना लोग जो हंसते मुस्कुराते रहते हैं ना, वो भाई इंस्पिरेशन है डेफिनेटली। इंडिया में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, चीजें बहुत डिफिकल्ट है, बट हमेशा स्माइल करते हैं और हमेशा हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, वो बहुत जबरदस्त चीज है। तो भाई ये जो पूरी जर्नी है ना इस भाई की, ये इसकी कंपनी पे कर रही है, इसलिए ये घर आ जा पा रहा है। साल में बोल रहा है 2 बार हम लोग जा सकते हैं। पता है कितना कॉस्ट कर रही है जर्नी? $1200। तो जो 1800 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो कवर करने के लिए 3 डिफरेंट कंट्री से 24 घंटे फ्लाई करके 4 फ्लाइट बदल के $1200 खर्च करने पड़े। मतलब पर किलोमीटर समझ लो आप 75 सेंट्स, 60 रुपए के आसपास पर किलोमीटर। हाई पर अजीब ही है, मतलब माइंड ब्लॉगिंग। जब ये नेक्स्ट टाइम जाएगा यही उल्टे रास्ते से पूरा वापस जाएगा, और इसमें आई थिंक ये मेरे को जितना अंदाजा है डिस्टेंसेस का, यू विल बी कवरिंग एटलीस्ट मे बी 3000 और 3500 किलोमीटर, यू नो, गोइंग ऑल Yes, थ्रू, going. Yes. राइट? तो मतलब जो नॉर्मल जर्नी है उससे डबल ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रैवल करना इसको पड़ रहा है। और यहाँ पे पता है क्या है कि एयरपोर्ट पे कहीं पे भी ये बता सकते, लुबुम्बाशी का जो एयरपोर्ट है वो तो बहुत ही छोटा है, मतलब वहाँ पे तो बस एयर स्ट्रिप है, और जो ये डोको का इसका फाइनल डेस्टिनेशन है वो वाली फ्लाइट भी जो है वो मतलब छोटा एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब कैंटीन या खाना तो छोड़ दो भाई, वहाँ पे तो मतलब बैग भी अपने आप ही लेके जाते होंगे लोग। तो भूख लग रही है, मैंने नाश्ता नहीं किया है, और इन फ्लाइट्स में ना खाना मिलता नहीं है। और अफ्रीका में मतलब फ्लाइंग इतना कोई ज्यादा, इतनी महंगी फ्लाइट्स है, उसके बाद भी कोई सर्विस नहीं है, मतलब कोई उस पर आपको खाना वाना नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे खाना खाने गया था कि भाई कुछ तो मिल जाए, भूख लग रही है। भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं भाई, रैक पूरा खाली पड़ा है, और जो है भी वो बेसिक, मतलब कोई ऑरेंज लोकल सी ड्रिंक है या पेप्सी पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। भाई ये 24 घंटे तो बाहर अभी गया रात को और सुबह ये खा के आया, बट मतलब अगर आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा तो आप उस 24 घंटे में आप खाना भी नहीं खा पाओगे। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू, यू वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन। तो भाई के लिए भाई अगर पसंद आओ तो लाइक जरूर करना, जबरदस्त इंसान है, मतलब जबरदस्त इंसान। तो फाइनली मैंने कंपाला जाने वाली फ्लाइट बोर्ड कर लिया। अंदर बहुत ही गर्मी है क्योंकि एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, काफी पुराना एयरक्राफ्ट है। तो हम पहुंच गए एंटबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि युगांडा का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और सिचुएटेड है लेक विक्टोरिया पे, और ये कंपाला सिटी से करीब 43 किलोमीटर दूर है। तो हमने बुला लिया कैब और हम जाने वाले हैं इस कैब से सिटी सेंटर तक। तो मैं पहुंच चुका हूँ युगांडा की कैपिटल कंपाला, जहाँ मैं वॉक कर रहा हूँ अभी सड़कों पे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत क्लीन, बहुत ज़्यादा ग्रीन कंट्री लगा मुझे अभी तक, एयरपोर्ट से लेकर के और यहाँ कंपाला सिटी तक की राइड बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अमेजिंग थी। नायरोबी, कीनिया या फिर ईस्ट अफ्रीका में तंजानिया, दार एस सलाम, वहाँ से बेटर रोड्स हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग ज़्यादा बेटर लगे अभी तक मुझे। और मेरे साथ हैं आई एम रुदव, ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे एंड यहाँ पे काम से आए हुए हैं। युगांडा में पूरे ईस्ट अफ्रीका में ट्रैवल कर रहे हैं फॉर बिजनेस। तो ब्रदर क्या करते हो, कहाँ से हो, बता दो जल्दी से। बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी विच सेल्स फ्लेवर्स, सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ a new division, आर्टिफिशियल new फूड territory. फ्लेवर बेसिकली। Artificial, natural, nature identical, all of them. अच्छा So it's a well established company, Indian owned company, third generation. तो मुझे मृदव एयरपोर्ट पे मिला, हम लोग सेम ही फ्लाइट में थे एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग। बहुत अच्छा लगा मृदव से मिलके Likewise, बात likewise. करके। तो फिर हमने कहा चलो हम साथ में घूमते हैं थोड़ा सा। और अभी हम लोग जा रहे हैं हिंदू टेम्पल, BATS टेम्पल, Correct. स्वामी नारायण टेम्पल, जो यहाँ की गुजराती कम्युनिटी रन करती है। बहुत बड़ी गुजराती कम्युनिटी यहाँ पे भी तो यहाँ की गुजराती कम्युनिटी भी बाकी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की ही तरह बहुत ही बड़ी है और बहुत प्रॉस्पेरस भी है। सारे बड़े बिजनेसेस वही लोग रन करते हैं। जाके देखते हैं वहाँ पर कि क्या देखने को मिलता है। आज संडे अगेन, मैं नायरोबी में गया था तभी भी संडे था, और आज भी शायद वहाँ पर कुछ प्रोग्राम होगा। जनरली इन सभी स्वामीनारायण टेम्पल में संडे को
स्पेशल प्रोग्राम होता है संडे को भी सैटरडे को भी, जहाँ पर बच्चे गुजराती सीखते हैं और फिर गीता का पाठ भी होता है और उसके बाद महाप्रसाद होता है जिसमें प्रॉपर वो लोग फुल मील सर्व करते हैं। तो अगर हमें मौका मिलेगा, भगवान की इच्छा होगी, तो हम प्रसाद खा के वापस आएंगे। पर अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मे बी ये एरिया बहुत प्यारा है, स्पेशली क्योंकि एम्बेसी वाला एरिया है। इन जनरल भी चौड़ी सड़कें हैं, साफ सड़कें हैं, खुली सड़कें हैं, लोग फ्रेंडली लगे मुझे अभी तक। सो फार सो गुड, बहुत पोलाइट एंड फ्रेंडली लगे अभी तक, जो कि मुझे नायरोबी में उतना ज्यादा नहीं लगा, सेफ नहीं लगा। यहाँ पर सेफ है, लोगों से भी पूछो तो वो यही बोल रहे थे कि लार्जली द प्लेस इज सेफ। और यहाँ पर इतने सारे स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं जो मैंने दार एस सलाम में भी नहीं देखे, इतने हाई टॉल स्काई स्क्रैपर्स, और नायरोबी में तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अच्छा लग रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि कंट्री में बहुत कुछ काम हो रहा है। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज है युगांडा के बारे में। 1970s में यहाँ पर एक मिलिट्री जनरल आ गया था, मिलिट्री कू हुआ था, वो प्रेसिडेंट बन गया था जिसका नाम था इदी अमीन। उसमें बहुत सारी मूवीज भी बनी है। तो उसने क्या किया था, ओवरनाइट सारे फॉरेनर्स को, मतलब जो फॉरेनर नहीं बोलना चाहिए था, थे तो युगांडन ही बट दे वर ऑफ अदर ओरिजिन, एशियंस थे, बहुत सारे वाइट लोग थे, उनको ओवरनाइट कंट्री को छोड़ने के लिए ऑर्डर किया था। 48 घंटे में सारे लोग, जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत रिच एशियंस थे, इंडियंस थे, गुजराती ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनको कंट्री को छोड़ना पड़ा था। कई लोग कीनिया चले गए, कई लोग पास ब्रिटिश पासपोर्ट था बिकॉज ये ब्रिटिश कॉलोनी थी उससे पहले, तो वो लोग ब्रिटेन भी चले गए, कई लोग इंडिया वापस चले गए और उन्हें युगांडा छोड़ना पड़ा था। अब क्योंकि कंट्री दोबारा से बहुत अच्छा कर रहा है और गवर्नमेंट चाहती है और नए लोग एंटरप्रेन्योर्स बाहर से आए, जितने भी वो लोग थे जिनकी प्रॉपर्टी उस समय सीज कर ली थी गवर्नमेंट ने, अब उन्हें वो प्रॉपर्टीज वो रिटर्न करें। बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं और बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर जैसे बट द कंपनी ही वर्क्स फॉर इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ हियर राइट इन ईस्ट अफ्रीका। तो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज युगांडा में और रेस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका में है सभी के लिए, स्पेशली आई फील फॉर इंडियंस बिकॉज इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन टैलेंट हर जगह पे प्रेजेंट है और they do very well everywhere. Because I think they are all working hard, they are all very focused, very business driven, very money talented, हाँ talented, hard working, skilled. Effort का मतलब धंधा, अगर no धंधा that means no Indian. So यहाँ पर जो लोकल लोग हैं ना पूरी ईस्ट अफ्रीका में, वो थोड़े कम एंटरप्रेन्योरियल, ऐसे नहीं, आई वुडंट से टैलेंटेड कम होंगे, आई एम श्योर मेहनती भी उनमें बहुत सारे लोग होंगे, बट जो कल्चर है वो थोड़ा लेट बैक है, लोग एंजॉय करते हैं, जबकि इंडियन लोग है ना जो घिसा के काम करते हैं, तो इसलिए हर जगह उनको लोग पसंद करते हैं, उन्हें चाहते हैं कि वो आए काम करें। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन है जो काम करने के लिए आए, नॉट जस्ट पहले से जो रह रहे हैं वो लोग, बट नए लोग भी काम करने के लिए, जॉब्स के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और अच्छी सैलरीज। कई लोग हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली, कि वो मूव टू आइदर तंजानिया और युगांडा, और हमारी सांस फूल रही है बिकॉज हमें इतनी ज्यादा स्टीप चढ़ाई करके जाना पड़ रहा है। पहाड़ों पे है सारा शहर और बहुत खूबसूरत से पहाड़ है, हरियाली हरियाली हर जगह। तो खैर हाँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या क्या हम लोग देख पाते हैं, कवर कर पाते हैं। जो हम लोग जानेंगे वो आपको भी बता देंगे। चलते हैं, पहुँचते हैं टेम्पल, वहाँ से बातचीत करते हैं। अनलाइक नायरोबी भाई हर जगह पे सफाई है। यहाँ पे भी मेन मार्केट है, काफी लोग हैं, ट्रैफिक है, बट एक तो उतना ट्रैफिक नहीं है जितना नायरोबी में था। क्लीन तो बहुत ज्यादा है यार, गंदगी नहीं है कहीं पे और स्मूथ है सड़कें, और कोई भी ये नहीं कि थ्रेटन कर रहा हो, पैसे मांग रहा हो, मेरी वीडियो क्यों बना ली, कुछ नहीं, कोई छीना झपटी का एंगल नहीं है, सेफ है एकदम। मतलब तो अच्छा लग रहा है वॉक करते हुए यहाँ पर। ये देखो, ये बिल्कुल बिजी चौराहा है, मैं बीच में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लोकल लोग ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, कोई छीना झपटी नहीं हो रही। वही यहाँ पूरे युगांडा में ऐसे ही साइड में सब्जी मिलती है, फ्रेश एकदम ऑर्गेनिक। रोड के साइड में भी ये वेंडर्स बैठे हुए हैं, तो एकदम तरीके से बैठे हुए हैं। देखो भाई कितने लोग हैं और कितना ज्यादा ट्रैफिक है, और हर तरह की मार्केट लगी हुई है, नॉर्मल शॉप भी है, पटरी भी है, सड़क पे भी बैठ के लोग सेल कर रहे हैं। ये मटाटू जो छोटी बसेस होती है मैटाडोर, वो भी है यहाँ पे। ये मटाटू भी है सारी, बाइक टैक्सीज भी है, नॉर्मल कार भी है, और देखो हर तरह का सामान मिल रहा है, छोटा बड़ा, यूज्ड, फ्रेश, सब तरह का सामान है। बड़ी मार्केट है, पता नहीं कौन सी मार्केट है, बट सारी बिल्डिंग यहाँ पे नई नई बन रही है और टॉल टॉल बन रही है। मोबाइल भी मिल रहे हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं हर जगह पे। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, और ये थोड़ा पुराना स्टाइल का बना हुआ बाजार है। यहाँ पे भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये माइक पे कुछ बोल के सेल कर रहे हैं कुछ चीजें। देखो पुलिस की गाड़ियाँ भी हर जगह, ताकि सब कुछ सेफ रहे। तो भाई ये देखो, ये आ गया हमारा स्वामी नारायण मंदिर। बहुत सुंदर और बड़ा टेम्पल है यार, बाहर से ही इतना इम्प्रेसिव लग रहा है, अंदर से तो कदर होगा। और ये उसके बाहर सारी ये स्ट्रीट है, वाइड क्लीन सीट एकदम। यहाँ पे यार ये कुछ अलग सा यूनिक सा डिफरेंट फ्रूट मिल रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर बहुत सस्ता है, केवल 500 शिलिंग्स, युगांडन शिलिंग्स का ऐसे बैग। आई थिंक ये 1 किलो से तो ऊपर ही होगा, ये दे रहे हैं।
यहाँ पे जो परफ्यूम है वो भी सड़क पे मिल रहे हैं और आगे छोटा सा स्टॉल बना हुआ है, वहाँ पे टॉफी चॉकलेट भी यहाँ ऐसे ही सड़क पे मिल रहे हैं बेसिकली। अजीब है, यहाँ पे छोटी मछली ऐसे कटोरे में भर के 1000 रुपए की कटोरे में मिल रही है। और अब फिलहाल हम लोग मंदिर के अंदर आ गए, मंदिर के कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं। अब अंदर एंटर करेंगे मंदिर, अगर अंदर से परमिट होगा शूट करने के लिए मैं दिखा पाऊंगा। कितनी सारी गाड़ियां हैं, कितने सारे लोग आए हुए हैं, यानी कि अंदर इस समय आई थिंक पूजा चल रही होगी, पाठ चल रहा होगा। तो ये है पूरा मंदिर का ये कॉम्प्लेक्स। तो अंदर अभी सभा चल रही है, दर्शन बंद है, आरती हो रही है, आरती होगी, भोग लगेगा, फिर महाप्रसाद वगैरह होगा। तो अभी हम लोगों को बाहर वेट करना पड़ेगा, फिर हम लोग अंदर दर्शन करने जा पाएंगे। तो मंदिर के पीछे ये सारा स्लम एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स वगैरह भी बने हुए हैं एंड बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर ग्राउंड है बहुत सारे बड़े बड़े, वो देखो वहाँ दूर आपको दिख रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं लोग। फुटबॉल बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। यहाँ पर सामने जो है ना सभा चल रही है, लोग इकट्ठे हैं, अभी वहाँ अंदर नहीं जा सकते। ये ऑर्गेनाइजेशन न सिर्फ कई मंदिर चला रही है बल्कि बहुत सारे फिलैंथ्रोपी प्रोजेक्ट भी करती है, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह को भी रन करती है। तो कुछ देर वेट करने के बाद हमें अंदर इनवाइट किया गया, जहाँ पर गुरु हरि दर्शन चल रहा था, जहाँ पर बताया जा रहा था ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो स्वामी नारायण टेम्पल्स को रन करती है, वो किस तरीके से कम्युनिटी सर्विस के प्रोजेक्ट्स को कर रही है और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है और कैसे लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। શું આપણામાં ઉમોને નતા પણ એમને નથી જોયા तो ये दृष्टि केड़ावानी है। और अंत में आरती हुई, जिसके बाद हम लोग प्रसाद खाने के लिए मेन प्रसाद हॉल में गए। तो मैंने अभी अंदर मृदव के साथ पूरी सेरेमनी अटेंड करी, जो सभा कहते हैं जिसको। गुजराती में थी तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बट ही गुजराती, ही नोज गुजराती। तो उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि क्या कर रहे थे एंड क्या पर्पस है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, बट अभी मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला स्वामी नारायण ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो ये भाई गुजराती थाली है, महाप्रसाद है, और देखो कितना सारे लोग हैं, बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है। अफ्रीकन लोग भी हैं, एक सरदार जी भी है। आप लोगों को पहले देखा नहीं, आप लोग यहाँ पे नए आए हो, मैंने कहा हम लोग हाँ अभी आए हैं, आज ही आए हैं, विजिट कर रहे हैं, यहाँ पर रहते नहीं है। तो उन्होंने कहा कहाँ रुके हो, क्या है। तो अब दे आर ट्राइंग कि हमें वो ड्रॉप भी कर दें। मतलब अमेजिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गुजराती कम्युनिटी एवरीवेयर इन ईस्ट अफ्रीका। बहुत ज़बरदस्त, मतलब खुद से आए हमें देख के कि आपको देखा नहीं, बिकॉज सब लोग सेम फेस होकर हर बार मिलते हैं, जानते हैं मोस्टली, हमें नहीं देखा। तो इन अंकल ने हमें खुद से पहचाना, गुजराती में हमसे बात करने लग गए, मृदव उनसे बात करने लग गया। उन्हें बताया कि हम यहाँ रुके हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं देखता हूँ, आई अरेंज फॉर अ ड्रॉप ऑफ, बिकॉज रात हो गई है थोड़ी सी। और मृदव मुझे बता रहा था जो ये लस्सी जिसको हम बोलते हैं मट्ठा हिंदी में, उसे यहाँ पर गुजराती में तो बोलते कच्ची भी है, तो हमने बहुत सारी पी है, हम को अच्छी नींद आएगी। उसके अलावा हलवा था, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा घी था उसके अंदर कि भाई उससे भी नींद ही आनी है। पर खाना बहुत अच्छा था, स्पेशली दाल, गुजराती मीठी दाल बहुत ही सिंह की। तो अब हम लोग देख रहे हैं कैसे पहुँचेंगे वापस। ये अंकल यहाँ पे 30 साल से रहते हैं, 30 ईयर्स इन युगांडा। ये हमें मिले एक और इंडियन है यहाँ पर। आपका नाम सर? जिग्नेश पलता है मेरा नाम। जिग्नेश। एंड आप क्या काम करते हैं? हम ये फाइबर ग्लास, ये गली फाइबर ग्लास, मेटल और बाकी इंटीरियर्स का काम करे बहुत जगह पे इन्होंने। इनफैक्ट मंदिर में भी इंटीरियर्स का काम इन्होंने ही किया है। और लोग काफ़ी सारे होटल्स वगैरह, ऑफिस में। सर बता दें कि 1972 में जब ईदी अमीन ने लोगों को निकाल दिया था, इंडियन लोगों को सबको जाना पड़ा था, तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज थी जो वो गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर ली थी। और उसके बाद इकोनॉमी वहाँ पर पूरी कोलैप्स हो गई थी, है ना। फिर उसके बाद कैन नॉट मेक इवन शुगर। बिल्कुल हर चीज़ की स्कार्सिटी हो गई थी, बिकॉज सारा एंटरप्रेन्योरियल कैपिटल सब टैलेंट पर चला गया। So in 85, Mr. Museveni called everybody. तो फिर उसकी सरकार हट गई, उसे मार दिया था साहब। तो मुसोविनी नाम था। तो वो जब आया उसने रिकॉग्नाइज किया कि भाई इंडियन जो कम्युनिटी है उसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है युगांडा की इकोनॉमी में। तो उन सबको वापस इनवाइट किया और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज दी थी एज ऑफ सबको वापस कर दिया, कुछ भी। Even funding for money wise. जो लोगों को उस समय फिर पैसे की जरूरत थी, जिनके पास पैसे नहीं रहे थे, तो उनको फंडिंग भी दी ताकि अपने बिजनेसेस को रिवाइव कर सको, दोबारा चालू कर सके। तो बहुत बड़ी बात है। एंड इसीलिए अब भी युगांडा में इतनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी। Even locals, why locals support even this president? Because that time African also not saying. Because making ईदी अमीन के टाइम पे, हाँ, उसमें तो रेन ऑफ टेरर चलता था, तब तक वो काफी लोग डरते थे। is making routes and everything. Even after 4 you cannot be. If you are after 4 bus, so he's going to तो safe. वो मुसोविनी तब से 85 से अभी तक वही है। He's the one. इतना लंबा। अच्छा, ओके।
तो वो मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है या फिर नहीं पब्लिक है मतलब वोट होते हैं वही आ जाता है बार बार, वो लोग तो होगा। मैं देख रहा हूँ मतलब डेवलपमेंट भी काफ़ी, रोड बहुत स्मूथ है, साफ है, बहुत ग्रीन क्लीन है ओवरऑल सिटी, और क्राइम मुझे उतना लगा नहीं रोड पे जैसे नाइजीरिया वगैरह। और दिस कंट्री इज सेफेस्ट सेफेस्ट सही हो। थैंक यू सो मच। ये पूरा सफर और सिटी के जो फर्स्ट ग्लिम्पसेस है वो जितने इंटरेस्टिंग थे ना, उतना इंटरेस्टिंग होने वाला है इस शहर को एक्सप्लोर करना और यहाँ के लोगों से मिलना। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड, क्योंकि युगांडा के अगले एपिसोड में हम करने वाले हैं कुछ बहुत जबरदस्त।